आप सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर संजू सदानीरा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में हम नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नित नए टॉपिक्स को समझ रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की कहानी। हिंदी की कहानी, उसमें भी स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की विविध धाराएं। कहानी के साथ मनुष्य का रागात्मक संबंध होता है, यानी प्रेमिल संबंध। कहानी पाठक का मनोरंजन करती है और उसे कोई न कोई संदेश भी देती है, किंतु कहानी का सबसे प्रमुख कार्य है पाठक को लेखक के अनुभव संसार अर्थात एक नए संसार से जोड़ना, उसके अनुभव को विस्तार देना तथा लेखक के अनुभव का हिस्सा बनना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी एक ऐसी विधा है जो पाठक को सीधे सीधे जीवन से रूबरू कराती है। हम लोग जब बात करते हैं हिंदी कहानी की, तो भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है और पुराणों में, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में विभिन्न प्रकार के जो प्रसंग हैं उनको कथाओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में रीतिकाल तक गद्य का अभाव था, तथापि हिंदी के प्रबंधों, गीतों, मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्य में कथा का समावेश मिलता है। रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण की कथाओं को कवियों ने स्थान दिया है, किंतु जब हम आधुनिक कहानी जो अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी बात करें तो वो बड़ी तेजी से विकसित हुई है पश्चिमी प्रभाव से। इस विधा ने बहुत प्रगति की है। भागदौड़ बड़ी जिंदगी में जीवन को नज़दीक से देखने के लिए उपन्यास और नाटक के साथ कहानी और एकांकी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हमने पढ़ा है प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, इतना कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है इस तरीके से कि हम उस पर फिर से बात करें। तो देखिए, ऐसा बहुत सा हमेशा बचा रहेगा जिस पर बात हो सकती है। साहित्य एक अथाह सागर है, उसमें से किसी भी एक बिंदु को हम उठा करके बात करना शुरू करें तो एक दिशा की तरफ हमारा वो सार्थक प्रयास हो सकता है। लेकिन वो सार्थक प्रयास पूरी तरह कभी भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि महासमुद्र में से बूंद उठाने जैसा काम है किसी टॉपिक को समझना। फिर भी हम रुक नहीं सकते, हम कोशिश तो करते ही हैं। बार बार मैं एक टॉपिक को पढ़ाती हूँ, कई बार तो मैंने एक ही टॉपिक पर दो दो वीडियो बनाए हैं, एक बार किसी और एस्पेक्ट से, दूसरे बार किसी और एस्पेक्ट से, क्योंकि मन तो ठहरा मन संतुष्ट होता नहीं है। नई नई चीज़ें उसको चाहिए। हर बार एक वीडियो को, एक ऑडियो वीडियो विजुअल को देखने के बाद फिर से उसमें कमी नज़र आने लगती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम जिज्ञासु होते चले जाते हैं, और जो जिज्ञासु होता है वो पूरी तरह संतुष्ट कभी नहीं होता अपने अध्ययन से। तो एक ही बिंदु पर मैं बार बार नए सिरे से सोचूंगी भी और आपको सोचने पर विवश भी करूंगी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे कहानी की उन धाराओं पर बात करूं जो स्वातंत्र्योत्तर युग में इस क्षेत्र में आई। तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में कई आंदोलन धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। नई कहानी नाम 1956 में कहानी पत्रिका के कहानी विशेषांक में पहली बार दिया गया। इसी अंक में नई कहानी की नई संवेदनाओं और संभावनाओं को लेकर डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि समीक्षकों ने तथा मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल इत्यादि कथाकारों ने नई कहानी संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाया तथा नई कहानी कुछ लोगों के विरोधों के बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात की प्रतिनिधि कहानी धारा के रूप में स्थापित हो गई। नई कहानी उस बदलते हुए परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से व्युत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक, बदलते परस्पर सामाजिक संबंध इत्यादि समाविष्ट है। नई कहानी में कहानीकार ने इस नए परिवेश को ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है, अतः उसकी अनुभूति अधिक प्रामाणिक है। उसमें ध्वंसोन्मुखी नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना,
प्रत्येक बदलते मूल्य तथा टूटती मर्यादाओं के प्रति तीव्र आकुलता है। नई कहानी में वर्तमान जीवन की व्यग्रता, टूटन, अनास्था, आत्महीनता, कुंठा, बौद्धिक ऊहापोह इत्यादि को चित्रित किया गया है तथा उसने परंपरागत रूढ़ जीवन आदर्शों से विद्रोह किया है। मनोविश्लेषण का सहारा लेकर नई कहानी व्यक्ति और समाज के विविध आयामों का नई दृष्टि से निरूपण करती है। उसमें जहाँ प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों को खुली दृष्टि से देखा गया है, वहीं जीवन की विषम परिस्थितियों में फंसे आम आदमी के स्वर को भी उभारा गया है। नई कहानी का फलक बहुत व्यापक है। उसमें देश विदेश, नगर ग्राम, महानगर, व्यक्ति समाज की विस्तृत सीमाओं को समाहित किया गया है। शिल्प और भाषा के क्षेत्र में भी नई कहानी ने नए आयाम खोले हैं। नई कहानी के पास जो भाषा है वह आडंबरहीन है तथा वास्तविक जीवन की भाषा है, जिससे यथार्थ की अभिव्यक्ति सहजता से होती है। इतनी सामर्थ्यवान भाषा पुरानी कहानी के पास नहीं थी। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, मणि मधुकर, गंगाधर, उषा प्रियंवदा, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन इत्यादि नई कहानी धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। कहानी क्षेत्र में सचेतन कहानी नाम से दूसरी धारा का आविर्भाव हुआ, जिसकी शुरुआत आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से डॉक्टर महीप सिंह द्वारा संपादित जो हुई थी पत्रिका, उसके जरिए हुई। इसमें कहा गया है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। विभिन्न पत्रिकाओं में छुटपुट लेखों द्वारा संचेतना पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी को स्थापित करने के प्रयास चलते रहे, मगर यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि सचेतन कहानी नई कहानी से किस प्रकार अलग है। इसलिए सचेतन कहानी का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं बन सका। 1960 के पश्चात अकहानी नाम से कथा धारा सामने आती है। अकहानी फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतरण है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी के संबंध में लिखा है, अकहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक स्थापित कथा धारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। अकहानी अमूर्त कथा विधा अथवा कथाहीन कहानी है। इसके अवधारणा के मूल में समग्र जीवन के अस्वीकार की भावना है। इसलिए अकहानी भावुकता की विरोधी है तथा निर्व्यक्तता की हिमायती है। अकहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, संत्रास, पुंसत्वहीन नियति, रिक्तता बोध से जुड़े हैं। 1970 तक आते आते नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी इत्यादि आंदोलन अवसान को प्राप्त हो गए, तो 1972 में कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, ललित मोहन अवस्थी, डॉक्टर वचनदेव राय इत्यादि ने समांतर कहानी पर लेख लिखे। लेखक की प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के दुख दर्दों की पक्षधरता समांतर कहानी के विविध पक्ष माने गए। कहानीकारों की लंबी पीढ़ी समांतर कहानी के साथ जुड़ी तथा इन लोगों ने समांतर कहानी पर खूब बहसें की, किंतु सारी चर्चा यह स्पष्ट न कर सकी कि समांतर कहानी नई कहानी या सचेतन कहानी से किस प्रकार भिन्न थी। साथ ही आम आदमी का प्रयोग इन लोगों ने एक नए नारे के रूप में किया। इस आंदोलन के मूल में कमलेश्वर को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की भावना भी नजर आती है। अतः अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह आंदोलन जितनी तेजी से उभरा था, उतनी ही तेजी से अवसान को भी प्राप्त हो गया। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ एक दृष्टिवान विचार को लेकर साहित्य में बहस प्रारंभ हुई तथा 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन की आधारशिला रखी गई। कलम, कथन, उत्तर कथा, उत्तरार्ध, कंक इत्यादि पत्रिकाओं में जनवादी कहानी की व्यापक चर्चा हुई। इस कहानी आंदोलन ने व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा तथा प्रेमचंद, यशपाल रांगे, राघव, अमरकांत, मार्कंडेय की कहानियों से जोड़ा। इस परंपरा को ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, इजराइल आदि ने आगे बढ़ाया। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेन्द्र अस्थाना इत्यादि कहानी के जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर हैं। वस्तुतः प्रेमचंद की कहानी परंपरा ही हिंदी कहानी की वास्तविक कहानी परंपरा है
तथा नई पीढ़ी के लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर हिंदी कहानी के भंडार को समृद्ध कर रहे हैं। इस कड़ी में मोहन राकेश एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। मोहन राकेश और प्रेमचंद के बीच में अमरकांत और भीष्म साहनी को रखा जा सकता है। दूसरी तरफ मार्क्सवादी कहानीकार के तौर पर हम यशपाल को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उनका योगदान आंचलिक कहानीकारों में माना जाएगा। 90 दशक के समाप्त होते होते हिंदी कहानी के विषय में कतिपय निष्कर्ष साफ साफ दिखाई देते हैं। जनवादी प्रगतिशील कहानी धारा ही हिंदी कहानी की मुख्य धारा बन गई। अकहानी तथा समांतर कहानी जैसे आंदोलनों की निरर्थकता ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी। अति क्रांतिकारिता और वर्ग संघर्ष के सरलीकरण की फार्मूलाबद्धता से हिंदी कहानी ने मुक्ति प्राप्त की तथा कथाकारों का ध्यान कहानी के रचाव की प्रक्रिया पर पूरी तरह गया। लोक और क्षेत्र के गद्य ने हिंदी कहानी की भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। इसीलिए जनवादी तथा प्रगतिशील कहानीकारों ने कलात्मकता की बुलंदियों को स्पर्श किया है। निम्न मध्य वर्ग अब कहानी का केंद्रीय चरित्र नहीं रहा है, प्रत्युत व्यापक जीवन फलक को समेटने का प्रयास हिंदी कहानी ने किया है। इधर हिंदी कहानी में नए प्रयोग भी बहुत हुए हैं, फैंटेसी भी लिखी गई है, किंतु इसके अभाव में हिंदी कहानी के शिल्प विधान में बराबर निखार भी आता रहा है। जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग हिंदी कहानी में बराबर होता रहा है। आजकल की कहानी में व्यंग्य के साथ गतिशील यथार्थ के संवेदनशील चित्रण पर अत्यधिक बल दिया गया है। हम बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखें तो उषा प्रियंवदा की वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, मन्नू भंडारी की यही सच है, कृष्णा सोपती की सिक्का बदल गया, अमृता प्रीतम की गुलियाना का खत, निर्मल वर्मा की अजनबी, फैंस के इधर उधर, परिंदे, मोहन राकेश के सौदा, ज्ञानरंजन की पिता और बीच बहस में, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें सोचने पर विवश करती हैं, जो कहानियों का भविष्य दिखाती हैं। कहानी निरंतर विकासमान विधा है तथा इस विधा का भविष्य हम उज्जवल देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद साहित्य के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। लोग ई बुक पढ़ने लगे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए, लेकिन साहित्य अपनी जगह रहेगा, चाहे वो रूप बदल ले। कहानी भी इन सब से प्रभावित हुई है और इसका भी रूप कुछ चेंज हुआ है, लेकिन श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग वह मीडिया भी कर रहा है जो आजकल जनमानस पे छाया हुआ है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि हिंदी कहानी में निरंतर विकास होता रहा है, हिंदी कहानी ने बराबर प्रयोग किए हैं और कहानीकारों की एक सुदीर्घ परंपरा हिंदी साहित्य में है। उसने कहा था से लेकर के और प्रेमचंद की ईदगाह बूढ़ी काकी से होते हुए और आज यही सच है वापसी पिता तक लेकर हम देखते हैं कहानी ने काफ़ी उत्थान किया है, काफ़ी बदलाव किया है और इसकी बदलती हुई परिस्थितियाँ हमें आश्वस्त करती हैं कि कहानी का भविष्य उज्जवल है। आज इतना ही। थैंक यू।